तो ये BaSO4 का क्या बन गया, अवक्षेप बन गया, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप, जो नीचे की तरफ जम जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन ये था कि CONH3 5Br SO4 और CONH3 5SO4 और Br ये दोनों एक दूसरे के आयनीकरण समावी, इसको सिद्ध करो। तो सिद्ध कैसे कर रहे हैं अपन कि इसके अंदर मैंने मिलाया है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड मिलाने से क्या हुआ बेटा, ये मैंने लिया CONH3 का 5Br और SO4 एक संकुल यौगिक है। इसको जैसे ही मैंने पानी के अंदर डिसोल्व किया, पानी के अंदर डाला, तो ये आयनों में वियोजित हो गया। ये जब आयनों में वियोजित हुआ जो विलयन है, इसके अंदर मैंने मिलाया BaCl2 भी आयनों में वियोजित हो गया। ये जब वियोजित हुआ तो ये Ba+2 आयन और SO4-2 आयन आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, BaSO4। ये BaSO4 जो होता है वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है, मतलब वाटर के अंदर अघुलनशील होता है। अघुलनशील होने के कारण ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और आपको क्या मिलता है, श्वेत रंग का अवक्षेप। ठीक है, अब ये अवक्षेप का क्या मीनिंग है, प्रेसिपिटेट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, शॉर्ट में मैं PPT लिख सकता हूं। तो प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का क्या मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर के अंदर जो वाटर टैंक होता है पीने का, या फिर जो बाथ वाला जो वाटर टैंक है पानी का, तो वो हम साल भर या 6, 7, 8 महीने तक उसको अपने डेली, तो हर मंथली हम उसको साफ नहीं कर पाते हैं, काफी डीप होता है वो, उसमें ज्यादा वाटर कंटेंट रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको साफ करने के लिए हर महीने में या 2 महीने के अंदर आसपास क्या करते हैं, उसके अंदर एक साफ करने के लिए वाटर को हम क्या मिला देते हैं उसके अंदर, फिटकरी, जिसे कहते हैं पोटाशियम। पोटाशियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट लेसन के अंदर, जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर पढ़ा भी है, क्या था, K2SO4 Al2SO4 का होता है डॉट 24H2। तो फिटकरी मिला देते, तो फिटकरी मिलाने से क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है, अपन ये कहते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व कर रखा है, जब जो डस्टिंग पार्टिकल्स जो होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो जैसे आप उसके अंदर वाटर के अंदर फिटकरी वगैरह मिलाते हो, पोटाशियम मिलाते हो, तो फिटकरी क्या करती है, उनके साथ रिएक्ट करती है वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना देती है, कुछ हैवी कंपाउंड्स बना देती है। हैवी कंपाउंड्स जो होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। तो नीचे जो लसलसा, जब कभी आप साफ करते हो तो नीचे गंदा सा लसलसा सा जो पदार्थ होता है, उसको आप ऐसे क्या मान सकते हो, प्रेसिपिटेट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है कि मैंने कहा ये कंपाउंड है, ये वाटर के अंदर इस कंपाउंड को डाला तो सोल्यूबल हो गया, उसके अंदर घुलनशील है। अब उसके अंदर आपने BaCl2 डाला, तो BaCl2 भी वाटर के अंदर घुलनशील होता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये डालोगे तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BaSO4। और BaSO4 क्या होता है, वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होने के कारण, अघुलनशील होने के कारण कहाँ बैठ जाता है, मटमैला रंग का, रंग तो इसका कैसा है, श्वेत रंग का है। तो श्वेत रंग का ये पदार्थ कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठेगा, श्वेत रंग का है, इसका मतलब ये किसका कंपाउंड है, बेरियम सल्फेट का। मतलब बेरियम, आपने बेरियम क्लोराइड खुद ने डाला, तो आपको पता है बेरियम तो डाला ही है, और बेरियम का एक ही ऐसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जो कैसा रंग का होता है, श्वेत रंग का। वो कौन सा हो सकता है कि BaSO4। इसका मतलब इसके अंदर बेरियम तो आपने डाला, अब इसके अंदर 2 आयन है, एक तो ब्रोमीन आयन है, एक सल्फेट आयन है। तो कौन सा आयन जो है वो काउंटर आयन के रूप में है, तो बेरियम का एक ही आयन है, कौन सा आयन, सल्फेट आयन, जो होता है श्वेत रंग का। तो श्वेत रंग का अवक्षेप बनने का मतलब ये हो गया कि बेरियम तो हमने डाला ही है, तो कौन सा आयन उसके साथ आया होगा, कि सल्फेट आयन आया होगा। और सल्फेट अगर आयन आया होगा तो वो किस में रहा होगा, उपसर्ग सत्ता में या काउंटर आयन में, के काउंटर आयन के अंदर। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये कंपाउंड जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, किसकी सहायता से, कि इसके अंदर BaCl2 मिलाएंगे। BaCl2 मिलाने पर यदि श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है तो इसका मतलब सल्फेट आयन जो है वो काउंटर आयन के रूप में है, जबकि ब्रोमीन आयन फिर कहाँ है, अंदर की तरफ है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे कि इस कंपाउंड का भी अपन सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाना तो इसका मतलब इसको भी पानी के अंदर डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे तो ये भी कंपाउंड किसके अंदर वियोजित हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, आयनों के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। ये आयनों में टूटेगा तो उपसर्ग सत्ता पहले लिखी हो तो धनावेश आएगा, और एक और आयन बनेगा, वो कौन सा है, Br। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये पूरा उदासीन कंपाउंड है, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बेटा, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो ब्रोमीन के ऊपर हमें पता है माइनस का 1 होता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर +1। ठीक है, अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये कंपाउंड लिया मैंने, पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर डाला तो आयनों के अंदर वियोजित हो गया। अब इस कंपाउंड के अंदर मैं मिलाऊंगा बेटा AgNO3, क्या मिलाऊंगा, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट इस सॉल्यूशन के अंदर मिलाऊंगा तो ये भी आयनों के अंदर डिसोसिएट होकर के क्या बनाएगा बेटा, ये भी आयनों के अंदर डिसोसिएट होकर के कौन कौन सा आयन देगा, एक देगा Ag+ आयन और एक देगा NO3- आयन। मैंने इस कंपाउंड के विलयन के अंदर ये आयन है, इसके अंदर मिलाया AgNO3, तो AgNO3 भी अगर विलयन में मिलाऊंगा तो ये भी आयनों में वियोजित होगा, बनाएगा Ag+ और NO3-। ये भी कंपाउंड जो होता है पानी के अंदर विलय होता है, विलय होने के कारण आयनों में टूट जाएगा। AgNO3 भी पानी के अंदर विलयशील होता है, विलयशील होने के कारण ये भी आयनों के अंदर वियोजित हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये आयनों में, अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये 4 प्रकार के आयन आ गए।
अब क्या होगा, ये Ag प्लस आयन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Br के साथ अभिक्रिया करेगा, और Br के साथ अभिक्रिया करके इसी विलयन के अंदर क्या बना देगा, AgBr। और AgBr की प्रॉपर्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि AgCl जो होता है श्वेत रंग का अवक्षेप देता है, जबकि AgBr जो होता है ये भी वाटर के अंदर अविलय होता है। AgCl, AgBr और AgI ये तीनों वाटर के अंदर या जल के अंदर क्या होते हैं, अविलय होते हैं। दे बोथ ये सारे जो होते हैं दे आर द इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन से, AgCl, AgBr और AgI। और इनके कलर भी बताते हैं कि AgCl जो होता है वो श्वेत रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है। AgBr जो होता है पेल येलो होता है, हल्का पीले रंग का होता है, क्योंकि AgI जो होता है वो गहरे पीले रंग का कंपाउंड होता है। तो AgBr होगा, इसका क्या आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, नीचे की तरफ अवक्षेप मिलेगा, और कैसे रंग का मिलेगा, हल्का पीला, पेल येलो, हल्का पीला, पेल येलो कलर। तो पेल येलो कलर का आपको इसके अंदर क्या मिलने वाला है, अवक्षेप मिलने वाला है। तो इस कंपाउंड के अंदर आपने क्या मिलाया, AgNO3। AgNO3 आपने खुद ने मिलाया, तो आपको खुद को पता है ये Ag मैंने मिलाया है, और Ag मिलाया है, मिलाने पर आपको हल्का पीला है, पेल येलो कलर मिल रहा है। इसका मतलब Ag का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो पेल येलो कलर दे सकता है, AgBr। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बना है अवक्षेप के रूप में वो AgBr ही है, और Br इस Ag के पास आया तो इसका मतलब Br आयनों में वियोजित होकर के आया होगा। और आयनों में वियोजित इस कंपाउंड के अंदर कौन हो सकता है, जो उत्सर्जक सत्ता के अंदर ना हो, किसके अंदर हो, काउंटर आयन के अंदर। तो ये कंफर्म हो गया कि इस कंपाउंड के अंदर जो Br है वो कहाँ पे, उत्सर्जक सत्ता में नहीं, कहाँ पर है, काउंटर आयन में। काउंटर आयन में है, इसीलिए वो AgBr के रूप में बाहर अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित हो रहा है। समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो इसका मतलब इन दो रिएक्शन ने हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आयनीकरण समावी। इसके अंदर आयंस के रूप में जो काउंटर आयन के रूप में जो है वो सल्फेट आयन, जबकि इसके अंदर काउंटर आयन के रूप के अंदर कौन है, ब्रोमाइड आयन उपस्थित है इन दो रिएक्शन से। तो इस बात को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा कि दोनों एक दूसरे का आयनन समावेशी सिद्ध करो, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट बोथ द कंपाउंड्स आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो कंपाउंड है जल अपने जलीय विलयन के अंदर वियोजित होकर के ये धनायन और ये ऋणायन बनाता है, और जब इस कंपाउंड के अंदर किसका, BaCl2 मिलाया जाता है तो BaSO4 का श्वेत रंग का अवक्षेप देता है। जबकि इस दूसरे वाले कंपाउंड को जब अपने जलीय विलयन के डालते हैं तो जैसे इसको जलीय विलयन के अंदर डालेंगे तो ये धनायन और ये वाला ऋणायन बनाएगा, और जब इसके अंदर AgNO3 की क्रिया कराई जाती है तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाने पर ये क्या बनाता है, AgBr का श्वेत रंग का अवक्षेप बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से समावयवी है, आयनीकरण समावयवी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आयनीकरण समावयवी किन्हें कहते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं सेकंड समावयवता की। संरचनात्मक समावयवता पहली हो गई, आयनीकरण समावयवी, आयनीकरण समावयवता। दूसरी जो समावयवता है बेटा, दूसरी जो समावयवता है जिसका नाम जो है वो है बंधन समावयवता। बंधन समावयवता इंग्लिश में कहेंगे बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे, बंधन। नाम से पता चल रहा है बंधन, मतलब बंध बनाने के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता क्या कहलाती है, बंधन समावयवता। अब बंध बनाने की क्षमता अलग अलग परमाणु में क्या दिमाग में आता है कि हाँ कोई ऐसा लिगेंड जो अलग अलग बंध बना रहा है, मतलब उभयदंतुक लिगेंड दिमाग में आता है, एम्फोटेरिक लिगेंड का दिमाग में आता है। उभयदंतुक लिगेंड क्या था, ऐसे लिगेंड एक ही ऐसा एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के दाता परमाणु, मतलब बंध बनाने की क्षमता अलग अलग परमाणु रखते हो एक ही लिगेंड के अंदर। तो ऐसे यौगिक ऐसे लिगेंड तो क्या कहलाते थे, उभयदंतुक लिगेंड। तो उभयदंतुक लिगेंड के कारण बंध बनाने की क्षमता अलग अलग हो रही, और उसके कारण जो दोनों एक दूसरे के जो पदार्थ बन रहे हैं वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, बंधन समावयवी कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, CO NH3 का 5 लेते हैं NO2 और Cl2, एक तो ये लिया, और दूसरा लिया बेटा मैंने CO NH3 का 5 ONO कोष्टक और Cl2। ये एक एग्जांपल लिया मैंने बेटा, ये दो अलग अलग एग्जांपल नहीं, एक ही एग्जांपल है। मैंने कहा ये एक पदार्थ है और इसी का ये दूसरा पदार्थ है, दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों का अणुसूत्र समान है कि इसमें कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें अमोनिया 5 है, इसमें भी अमोनिया 5 में, इसमें NO2 है, इसमें भी है तो NO2, अलग अलग व्यवस्था है। NO2 दो प्रकार से बंध बना सकता है इसके अंदर के धातु परमाणु साथ,
इसमें किससे प्रदर्शित कर रहा है कि नाइट्रोजन से बना रहा है बंध। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये भी है तो NO2, लेकिन इस कार्बोनिल के साथ, इस कोबाल्ट के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध कौन बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। और 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, मतलब दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। अंतर किसमें आ रहा है, बंधन में, कनेक्टिविटी में। कनेक्टिविटी में यहाँ पे कनेक्ट कौन हो रहा है, नाइट्रोजन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। तो मतलब कनेक्टिविटी में अंतर है, इसका मतलब कौन सी समानता है, संरचनात्मक समानता। कनेक्टिविटी किस प्रकार से अंतर है कि एक ही लिगेंड है NO2 और एक ही लिगेंड के अंदर जब दाता परमाणु अलग अलग है, उसके कारण उत्पन्न समानता क्या कहलाती है, बंधन समानता। तो इसमें क्या अंतर है कि ये NO2 और ये भी NO2, इसका मतलब ये दोनों लिगेंड एक दूसरे के कौन से लिगेंड हो गए, उभय तंतुक लिगेंड। तो इसका मतलब ये जो बंधन समानता है कौन प्रदर्शित करता है, केवल उभय तंतुक लिगेंड ही प्रदर्शित करते हैं। तो उभय तंतुक लिगेंडों द्वारा कौन सी समानता प्रदर्शित की जाती है, बंधन समानता। इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हैं अपन, ऐसे संरचनात्मक समावयवी, ऐसे संरचनात्मक समावयवी जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता हो, ऐसी समानता क्या कहलाती है, बंधन समानता। और ये कौन से यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कौन से लिगेंडों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कि उभय तंतुक लिगेंडों द्वारा बंधन समानता प्रदर्शित की जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल और ले लें, जैसे साइनाइड भी उभय तंतुक लिगेंड होता है, तो इसका दूसरा एग्जांपल जैसे कि मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो Cr H2O का 5 Cn और Cl2, और Cr H2O का 5 NCCl2। ये एक एग्जांपल लिया है, ये 2 समावयवी है। ये 2 समावयवी क्यों है, क्योंकि दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान। देखो क्रोमियम क्रोमियम, जल जो H2O 5 है, यहाँ भी H2O कितना है 5, यहाँ पे Cn साइनाइड, यहाँ पे भी CnC है, पर है तो CnCn। इधर 2 Cl2 है, इधर भी 2 Cl2, मतलब दोनों का अणुसूत्र समान है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, समान है। समान वो होते हैं जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन फिर भी इनके भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों में किसी न किसी कारण से क्या आ जाए, अंतर आ जाए, तो दोनों एक दूसरे को क्या कहलाते हैं, समावयवी। अब कौन से समावयवी है, ये डिपेंड करता है कि आपने कनेक्टिविटी में अंतर कर रखा है या फिर उनकी आकाशीय व्यवस्था में अंतर कर रखा है। हमने यहाँ पे किस में अंतर कर रखा है, कनेक्टिविटी के अंदर, मतलब उसके संरचनात्मक सूत्र में अंतर कर रखा है। तो ये कौन से एग्जाम्पल हो गए, संरचनात्मक समावयवी में भी संरचना किस प्रकार से अंतर है, तो फिर वो 5 प्रकार पढ़ रहे हैं। तो बंधन समानता के अंदर या Cn है और या NC है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, उभय तंतुक लिगेंड, और उभय तंतुक लिगेंडों द्वारा प्रदर्शित समानता क्या कहलाती है, बंधन समानता। तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, बंधन समावयवी। तो क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको तो ये 2 समावयवी दे दिए और पूछ लिया आपसे, बताओ ये किस प्रकार की संरचनात्मक समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये बताओ क्या ये आयनीकरण समानता है क्या, नहीं है, क्योंकि इसको पानी के अंदर डालोगे तो ये क्लोराइड आयन बनाएगा, तो ये भी कितने आयन बनाएगा, 2 ही क्लोराइड आयन बनाएगा। बेटा आयन तो समान ही आएंगे, आयन अगर समान आएंगे इसका मतलब ये आयनीकरण समावयवी नहीं है। क्या बंधन समावयवी है, हाँ है बंधन समावयवी। क्यों, क्योंकि बंधन समावयवी वो होते हैं जो उभय तंतुक लिगेंड द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो ये उभय तंतुक लिगेंड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बंधन समानता। तीसरी प्रकार की देखते हैं बेटा, सह संयोजक, उप सह संयोजक समावयवता, उप सह संयोजक समानता, इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उप सहसंयोजक समानता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उपसहज समानता क्या होती है कि देखो मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको नामकरण के अंदर, उपसहज यौगिकों का जब नामकरण बताया था, या फिर मैंने उपसहज यौगिकों का क्या बताया था, ऑक्सीजन अणु निकालना बताया था। तो एक एग्जांपल बताया था और उस एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि जो धनायन और ऋणायन जो होती है स्पेशीज उपसहज यौगिकों में, दोनों ही उपसहज सत्ता है। मतलब एक ऐसा है, अपन जनरली क्या जानते हैं कि उपसर्ग यौगिक होती है, उसके अंदर 2 चीजें होती है, उपसर्ग सत्ता होती है, काउंटर आयन होता है। एक धनावेशित होता है तो दूसरा कैसा होता है, अपना ऋणावेशित होता है। लेकिन कुछ एग्जांपल अपन ऐसे भी पढ़े हैं जिसके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों ही कौन है, उपसर्ग सत्ता, मतलब काउंटर आयन है ही नहीं। तो ऐसे यौगिकों द्वारा क्या प्रदर्शित की जाती है, उपसह संयोजक समानता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो की जाती है। ठीक है, अब कैसे होती है तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता है आपको कि जैसे कि मैंने लिया CONH3 का 5 या NH3 CONH3 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट CrCN6 वह आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, नहीं तो मैं एक एग्जांपल और ले लूंगा, इसको देख लो एक बार। COCN6 और CrNH3 कोष्टक बनता। देखो बेटा
उपसहसंयोजक समानता। देखो ये पूरा एक उपसंयोजक यौगिक है, ये दोनों मिलाकर के एक उपसंयोजक यौगिक है। ये पूरा एक उपसंयोजक यौगिक, इस उपसंयोजक यौगिक में क्या दिख रहा है कि ये उपसंयोजक सत्ता है, ये भी उपसंयोजक सत्ता, मतलब दो उपसंयोजक सत्ता, दो उपसंयोजक सत्ता मिलकर के एक पूरा उपसंयोजक यौगिक का निर्माण हो रहा है। अगर पहले वाली है तो ये धनावेशित होगी, तो ये वाली उपसंयोजक सत्ता कैसी होगी, ऋणावेशित। ऐसा ही ये है ये। अब इस कंपाउंड में देखो एक कोबाल्ट है, तो ये भी एक उपसंयोजक यौगिक ही हो गया दूसरा। ये कोबाल्ट है तो इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें अमोनिया है तो इसमें भी कहीं ना कहीं तो अमोनिया है, क्योंकि ये पूरा एक यौगिक है, ये पूरा एक उपसंयोजक यौगिक है। तो इसके अंदर एक कोबाल्ट दिख रहा है तो इसमें भी कोबाल्ट है। इसमें अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल है तो इसमें भी कहीं ना कहीं तो है ही अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल। इसमें एक क्रोमियम है तो इसमें भी एक क्रोमियम है। इसमें साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल है तो इसमें भी साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल है कहीं ना कहीं। तो इनका दोनों का अणुसूत्र क्या है बेटा, समान है। तो फिर अंतर क्या है, तो आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर आयनों का विनिमय हुआ है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान। कैसे हुआ है कि ये एक उपसंयोजक यौगिक है, इस उपसंयोजक यौगिक में से ये साइनाइड के मॉलिक्यूल जो क्रोमियम के साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं बेटा, क्रोमियम के साथ जुड़े हुए साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल। अगर मैं ये शिफ्ट कर दूं किसकी तरफ, अमोनिया की तरफ, ये 6 के 6 साइनाइड के मॉलिक्यूल इधर आ जाए और ये 6 के 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल अगर मैं इधर कर दूं तो ये तो कंपाउंड बन गया। तो इसमें अंतर किस चीज का हुआ कि यहाँ पर अमोनिया के मॉलिक्यूल कोबाल्ट के साथ है, तो इस वाले कंपाउंड के अंदर अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल किसके साथ है, क्रोमियम के साथ है। इसमें साइनाइड के मॉलिक्यूल क्रोमियम के साथ हैं, तो इसमें साइनाइड के मॉलिक्यूल किसके साथ है, कोबाल्ट के साथ है। तो भौतिक गुणधर्म तो अलग हो ही गए, रासायनिक गुणधर्म भी अलग हो गए, क्योंकि कनेक्टिविटी अलग होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समवायी। और ये किस प्रकार के समवायी कहलाएंगे, इस प्रकार के समवायी को क्या कहा जाता है, उपसहसंयोजक समवायी। तो उपसहसंयोजक समवायता या उपसहसंयोजक समवायी किसे कहते हैं, ऐसे संरचनात्मक समवायी जिसके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों ही भाग कौन हो, उपसहसंयोजक सत्ता हो, तथा जिसमें लिगेंडों का क्या होता हो, आदान प्रदान होता हो, एक्सचेंज होता हो, विनिमय होता हो। ऐसे समवायी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजक समवायी या कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये थर्ड आपका कंप्लीट हो गया होगा। थर्ड का एक एग्जांपल और लेकर के मैं समझा देता हूं आपको, अगर फिर भी कोई डाउट है तो। मैं इसको रब कर रहा हूं अभी, सिस्टमेटिकली आपको नोट्स जो है वो लिख दिए जाएंगे, डेफिनेशन नोट्स वगैरह वो अभी लिखते हैं अपन। तो अपनी थर्ड जो चल रही थी वो कौन सी चल रही थी बेटा, उप सह संयोजक समावयवता। उप सह संयोजक समावता इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब उस संयोजक समावता के जैसे कि एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा CO NH3 का 6 और Cr Cl6 थोड़ा सा बड़ा है ताकि आपको दिखाई दे, CO Cl6 और Cr NH3 अभी मैं सारे एग्जांपल्स वगैरह लिखा दूंगा, आप बस समझो। उपसहसंयोजक समावता, उपसहसंयोजक समावता क्या ये दोनों उपसर्ग समावयवी भी हैं, क्या हो सकते हैं। पहला तो शर्त क्या है उपसर्ग समावता के लिए कि धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो, उपसंयोजक सत्ता कि इसके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों ही कौन है, उपसंयोजक सत्ता। ठीक है। क्या है, पहले तो इनके अणुसूत्र समान है क्या, कि इसमें कोबाल्ट है तो इसमें कोबाल्ट है, इसमें अमोनिया के 6 अणु तो इसमें भी कहीं ना कहीं अमोनिया के 6 अणु, इसमें क्रोमियम है तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्रोमियम है, क्लोरीन 6 तो क्लोरीन 6। तो ये दोनों के अंदर अणुसूत्र समान है, धनायन ऋणायन दोनों ही उपसंयोजक सत्ता है। और इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में आने के लिए क्या हुआ कि अमोनिया के 6 अणु इधर आ गए और क्लोरीन के 6 अणु इधर चले गए, मतलब लिगेंडों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो लिगेंडों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न समावयवता, और तब जब धनायन ऋणायन दोनों ही क्या हो, उपसंयोजक सत्ता हो, उस समय लिगेंडों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न जो समावयवता है उसे अपन कहते हैं उपसहसंयोजक समावयवता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चौथी समावयवता की बात करते हैं बेटा, जिसका नाम है जल योजन समावयवता। जल योजन समावयवता, जल योजन समावयवता, इसे बेटा विलायकन समावयवता भी कहते हैं।
विलायकन समावयवता, और इसे हाइड्रेट समावयवता भी कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, हाइड्रेट समावयवता, 3 नाम से इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, आप बोल सकते हो जलयोजन या विलायकन या हाइड्रेट समावयवता। जलयोजन मतलब हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या सोल्वेशन, हाइड्रेशन या सोल्वेशन आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रेशन, जल योजन मतलब जल के जुड़ने की क्षमता है। देखो उपसंहर्ष यौगिक में 2 पार्ट है, एक है उपसंहर्ष सत्ता और दूसरा क्या है काउंटर आयन। इन दोनों के अंदर अगर जल के अणुओं की संख्या में अंतर हो, दोनों के अंदर जल के अणुओं की संख्या में अंतर हो, किसमें कि उपसंहर्ष यौगिक के अंदर जो उपसंहर्ष सत्ता है और काउंटर आयन है, इन दोनों के अंदर जल के अणुओं की संख्या में अगर अंतर है तो उत्पन्न समावयवता क्या कहलाती है, जल योजन समावयवता या विलायकन। विलायकन क्यों? क्योंकि नॉर्मली जल को हम किसके रूप में ट्रीट करते हैं, एज ए सॉल्वेंट, एज ए विलायक, विलायक के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं जल को, तो इसलिए इसे विलायकन समावयवता या हाइड्रेट इंग्लिश में समावयवता भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक ही एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे कि मैंने लिया CrH2O का 6.Cl3, एक ही कंपाउंड लिया Cl3, एक और कंपाउंड लेते हैं CrH2O का 5 Cl2.H2, CrH2O का 4 Cl2.H2, एक और बना लेते हैं CrH2O का 3 Cl3.3H2। जैसे कि एक ही है, इन सब का अणुसूत्र समान, ये एक ही एग्जाम्पल है बेटा, 4 अलग एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो इसमें देखो क्रोमियम, तो इन सभी में एक क्रोमियम है। इन सभी में जल का कितना अणु है, 6, जल के 6 अणु। यहाँ पे भी वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 5 और 1 6, 4 और 2 6, यहाँ पे 3 और 3 6, जल के सब में अणु 6 है, मॉलिक्यूल 6 है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 1 और 2 3, 2 और 1 3 और टोटल 3। तो इन सब का अणुसूत्र क्या हो गया, समान हो गया। अंतर किसमें है कि यहाँ पर काउंटर उपसंहर्ष सत्ता के अंदर, उपसंहर्ष संयोजक सत्ता के अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी, 6, जबकि काउंटर आयन में कितना है, 0। यहाँ पर उपसंहर्ष सत्ता के अंदर जल के अणुओं की संख्या 5 है, तो काउंटर आयन में कितना है, 1। यहाँ पर उपसंहर्ष सत्ता के अंदर जल के अणुओं की संख्या 4 है, तो यहाँ पे कितनी है, 2। यहाँ पर उपसंहर्ष सत्ता में 3 है, काउंटर आयन में भी 3 है। मतलब जल के अणुओं की संख्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स के नंबर जो है वो दोनों के अंदर, किसमें, उपसंहर्ष सत्ता, उपसंयोजक सत्ता और काउंटर आयन, दोनों के अंदर भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। तो ऐसे समावी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, जलयोजन समावी या विलायक समावी। इनके थोड़े बहुत कलर वगैरह के नेचर अगर आप याद करना चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो होता है बेटा कंपाउंड बैंगनी रंग का होता है। देखो प्रॉपर्टी अलग है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके भौतिक या रासायनिक गुणधर्म में से कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। बेटा ये कंपाउंड जैसे कि बैंगनी रंग का होता है ना, और ये कंपाउंड जो होता है पीले रंग का होता है, पीला नारंगी रंग का कुछ, ठीक है। और ये गहरा नीले रंग का होता है, गहरा नीले रंग का। ये लगभग शायद लाल रंग के आसपास का कुछ होता है, एग्जैक्ट तो है ना, लाल रंग शायद इसका कुछ है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये आपको दिखने में एक दिख रहे होंगे, लेकिन इनके भौतिक गुणधर्म अलग है। रंग जो होता है किसी कंपाउंड का वो किसके अंदर आता है, उसके भौतिक गुणधर्म। तो ये सब आपको दिखने में एक दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके भौतिक गुणधर्म में क्या दिखाई दे रहा है, आपको अंतर दिखाई दे रहा है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द देयर कलर्स। तो ये सभी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समान। कौन से समावी, जलयोजन समावी। तो आपको हो सकता है इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल, इनमें से कोई 2 उठा करके दे दे और कहते पूछ ले बताओ ये दोनों किस प्रकार की समानता प्रदर्शित करते हैं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जल के अणुओं की संख्या। क्या ये ऊपर वाली 4 में से कुछ एक हो सकता है? देखो सबसे पहले आयनीकरण समानता। आयनीकरण समानता मतलब आयनों की संख्या, आयन्स अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन आयन, यहाँ पे भी क्लोरीन आयन, यहाँ पे भी क्लोरीन आयन, यहाँ पे कोई आयन नहीं। आयनीकरण समानता क्या होती है, आयन्स अलग अलग उत्पन्न हो। ये भी क्लोरीन 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 यहाँ पाई नहीं, तो क्लोरीन आयनीकरण समानता तो हो नहीं सकती कि भाई अलग क्लोरीन के अलावा कोई अलग प्रकार का आयन आ रहा हो। दूसरी कौन सी थी बेटा, दूसरी थी बंधन समानता। बंधन समानता का मतलब क्या होता है
कि बंध बनाने की क्षमता में अंतर होना चाहिए। बंध बनाने की क्षमता देखने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि कोई उभयतंतुक लिगैंड तो नहीं है, क्या इनमें से कोई उभयतंतुक लिगैंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कोई बंधन समाधि इसमें नहीं है। इसके बाद तीसरी कौन सी थी, उपसंयोग संयोजक समानता। उपसंयोग समानता होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो धनायन ऋणायन दोनों ही क्या उपसंयोग सत्ता है, क्या इसमें कोई धनायन ऋणायन उपसंयोग सत्ता दिख रही है, नहीं, इसमें एक उपसंयोग सत्ता दूसरा क्या काउंटर आयन, तो मतलब ऊपर वाली तीन तो नहीं, तो चौथी आपको मैंने समझा दी है। कौन सी प्रकार की है, जलयोजन। जलयोजन समानता के लिए कंडीशन क्या है कि जल के अणुओं की संख्या जब उपसंयोग सत्ता और काउंटर आयन के अंदर अलग अलग हो तो ऐसे समावी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, जल योजन समावी कहलाते हैं। और एक लास्ट प्रकार की समानता और थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, और वो है बेटा बंधन हो गई। लास्ट प्रकार की एक और समानता देखते हैं जिसका नाम है लिगैंड समावयता। क्या नाम बेटा, लिगैंड समावयता। नाम से क्या पता चल रहा है, लिगैंड मतलब समावयता कौन प्रदर्शित कर रहा है, लिगैंड। जब लिगैंड खुद स्वयं सेल्फ आइसोमेरिज्म में शो करे, समावयता प्रदर्शित करे, तो ऐसे समावयता क्या कहलाती है, लिगैंड समावयता। जब लिगैंड स्वयं समावयता प्रदर्शित करे तो उसे क्या कहा जाता है, लिगैंड समावयता कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा बहुत तो आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा और वहां पे भी समावयता के बारे में पढ़ा होगा, तो पहले मैं वहां से लेकर के कुछ चीजों को रिलेट कर रहा हूँ, फिर इस समावयता के ऊपर आते हैं। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, ये बेंजीन जो होती है, बेंजीन एक दो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, मैं थोड़ा उधर बता देता हूँ, एक दो चीजें पता होनी चाहिए। वैसे आप जानते हो, मुझे पता है, पर फिर भी हो सकता है एक दो बच्चे अगर नहीं भी जानते हो तो मैं उनको बता देता हूँ। तो ये बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6, यह संरचना ये होती है, ठीक है। बेंजीन के कहीं पे भी अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, एनीथिंग एल्स, कोई भी बेंजीन के ऊपर मैंने ग्रुप जोड़ दिया, तो जिस जगह के ऊपर जोड़ा जाता है ये ग्रुप, जहां पर जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, तो इस जगह को कहेंगे बेटा इप्सो। इस जगह को क्या कहा जाता है, इप्सो। अब इसके जस्ट बाद ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन पर ये वाली जगह जहां पर जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, ये जगह बेंजीन की क्या कहलाएगी, इप्सो। इसके जस्ट पास वाली जगह, एक तो ये हो गई, रेगी हो गई, इसके जस्ट इप्सो के पास वाली इस जगह को कहा जाता है बेटा ऑर्थो। क्या कहा जाता है, ऑर्थो। हिंदी में लिखेंगे ऑर्थो ही, ऑर्थो। ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। ऑर्थो को मैं ओ से दिखा रहा हूं, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, समझ में आ गया होगा। अब दोनों ऑर्थो के जस्ट पास में, ये जस्ट पास में हो गया ऑर्थो के, ये भी ऑर्थो के जस्ट पास में हो गया, ये कहलाती है बेटा मेटा। इस जगह को क्या कहा जाता है, मेटा स्थिति कहा जाता है, मेटा। हिंदी में भी लिखेंगे मेटा, समझ में आ गया। और ये वाली जगह भी क्या कहलाएगी, मेटा, जिसको मैं शॉर्ट में एम से बता रहा हूँ, मेटा है वो भी। और इप्सो के जस्ट पास में, या दोनों मेटा के पास वाली, दोनों मेटा के बीच में, या फिर इप्सो के जस्ट अपोजिट, विपरीत जो जगह है, इसे क्या कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है बेटा पेरा। पेरा, ये क्या कहलाती है, पेरा कहलाती है। समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि बेंजीन के अंदर जहां पर भी ग्रुप जुड़ा होता है उस जगह, तो कोई भी ग्रुप, किसी भी एक को कंसिडर कर लो, तो जिसको अगर मान लिया कि भाई इस ग्रुप को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो और बाकी वाली फिर जगह को चेक किया जाता है। ये सपोज करो इस कंपाउंड को नहीं, आप इसको देख करके बताओ, जैसे ये बेंजीन है, मैंने यहाँ एक ग्रुप जोड़ दिया, तो बताओ ये जगह कौन सी है, मेटा है या इप्सो है, ध्यान से सोच के बताएं, ये जगह कौन सी है। बेंजीन, मैंने इस जगह के बारे में पूछा, ये जगह कौन सी है, ऑर्थो है, मेटा है, पेरा है, इप्सो है, कौन सी। तो बेटा ये मेटा स्थिति नहीं है कि सर ये वाली स्थिति जो होती है वो मेटा, मेटा नहीं है। मैंने कहा बेंजीन, इस कंपाउंड को घुमा ही तो दिया मैंने, ऐसे घुमा दिया, इस कंपाउंड को थोड़ा सा घुमाओ तो ऐसा कर दिया, तो मैंने क्या कहा, बेंजीन के अंदर जहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ है ये जगह अब क्या कहलाएगी, इप्सो। तो अब ये पास वाली, जस्ट पास वाली, ये दोनों क्या कहलाएगी बेटा, ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट पास वाली, ये पास वाली, ये पास वाली, ये दोनों क्या कहलाएगी बेटा, मेटा। और इप्सो के जस्ट सामने वाली ये क्या कहलाएगी बेटा, पेरा। आपको समझ में आ गया होगा ऑर्थो, मेटा, पेरा किस रेस्पेक्ट में और कैसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ऑर्थो, मेटा, पेरा जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड कैसे, ये समझना, ये समझना, जैसे मैंने लिया Cl, Cl, Cl।
अब देखना बेटा, ये 3 कंपाउंड लिए हमने। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। इन सब के अंदर कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6, सब में 6 कार्बन है। इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसमें एक OH है, इसमें भी एक OH है, इसमें भी एक OH है। इसमें एक क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन। मतलब सबका अणुसूत्र क्या है? समान है। अंतर किसका है? कनेक्टिविटी का। इसमें Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, इसमें Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, इसमें Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से एग्जाम्पल हो गए? ये क्या हो गए? समावैधी। अणुसूत्र समान है लेकिन कनेक्टिविटी जो है वो अलग है। मतलब संरचनात्मक सूत्र अलग है। संरचना अलग दिख रही है, नहीं दिख रही? अगर संरचनात्मक सूत्र अलग दिख गए तो इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या हो गए? समावैधी। अगर ये समावैधी है, इसका मतलब इसके जो गुण है वो इसके गुण नहीं है, इसके जो गुण है वो इसके गुण नहीं है। मतलब इन तीनों के भौतिक और गुणधर्म क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म चेंज हो गए इनके, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। इनके रासायनिक गुणधर्म चेंज हो गए, इनके भौतिक गुणधर्म सारे के सारे चेंज हो गए। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समावैधी। अब बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या कहा जाता है बेटा? फिनॉल। बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन के ऊपर जब OH होता है तो उसे क्या कहा जाता है? फिनॉल। अब फिनॉल की कौन सी पोजीशन के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है? बताओ कौन सी पोजीशन के ऊपर? अच्छा, Cl होता है तो उसका नाम क्या होता है? क्लोरो। क्या नाम होता है? क्लोरो। तो कहां पर जुड़ा हुआ है? ऑर्थो। तो इस कंपाउंड का वैसे नाम क्या हो गया? ऑर्थो पे जुड़ा हुआ क्लोरो। तो ऑर्थो क्लोरो, इसका नाम क्या है? फिनॉल। इसका नाम बताने की कोशिश करोगे तो कैसे बताओगे कि पहले प्रतिस्थापी ये जुड़ा हुआ है। प्रतिस्थापी कौन है? Cl। तो Cl का नाम क्या हो गया? क्लोरो। लेकिन कौन सी स्थिति पर इस फिनॉल की? मेटा। तो इसका नाम तो हो गया ऑर्थो। मैं O लिख रहा हूँ शॉर्ट में, O मतलब ऑर्थो। ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या हो गया बेटा? ये कहाँ जुड़ा हुआ है? मेटा पे। तो नाम क्या हो गया? मेटा क्लोरोफिनॉल। मेटा क्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? पेरा पे। तो नाम क्या हो गया? पेरा क्लोरोफिनॉल। तो नाम अगर किसी का IUPAC से नाम लगा रहा है तो ये मान के चलो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। IUPAC नामकरण में आप सीखते हो कि 2 कंपाउंड है जिनका अगर IUPAC नाम लग रहा है तो वो दोनों कंपाउंड भी क्या है? अलग अलग है। अगर कोई कंपाउंड है जिनका IUPAC नाम क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो 100% उनको लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है बस, लेकिन वो दोनों क्या है? समान है। ऐसा अपन पढ़ते आए। तो इसका मतलब ये सभी क्या है? अलग अलग है, क्योंकि इनका IUPAC नाम अलग अलग आ रहा है, इनके नाम अलग अलग हैं। इसका मतलब ये सभी एक दूसरे के क्या है? समान। तो अब यहाँ पे देखो समानता का कारण कौन है? क्या फिनॉल है या प्रतिस्थापी है? अगर इस प्रतिस्थापी को मैं 1 मिनट के लिए लिगेंड मान लूं, वैसे ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड क्या होता है? जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या दे? केंद्रीय धातु परमाणु को क्या दे? लोन पेयर दे या इलेक्ट्रॉन युग्म दान करें। यहाँ पे तो प्योरली सहसंयोजक बंध है, उपसहसंयोजक बंध नहीं है। तो ये एग्जांपल नहीं है, ऑर्गेनिक का है, लेकिन मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो समानता उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण हो रही है? क्लोरीन के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है बेटा? क्लोरीन के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ और फिर समझाता हूँ, फिर अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन तो मैंने बताई दी थी लिगैंड समानता की, कि ऐसे समावी जिसमें लिगैंड स्वयं समानता प्रदर्शित करे। यहाँ पर समानता कौन प्रदर्शित कर रहा है? ये पूरा फिनोल कंपाउंड प्रदर्शित कर रहा है या क्लोरीन? क्लोरीन के कारण समानता उत्पन्न हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन को एज ए लिगैंड अगर मान लूं, सपोज कर लूं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता? फिर लिगैंड समानता का ही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई केंद्रीय धातु परमाणु नहीं है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिगैंड समानता का एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा Cr H2O का 5 C6H4Cl 2 ब्रैकेट बन, एक ये दिया। दूसरा एग्जांपल Cr H2O का 5 C6H4Cl ब्रैकेट में 3 बड़ा कोष्टक। तीसरा Cr H2O का 5 कोष्टक C6H4Cl ब्रैकेट में 4। और मैंने कहा ये तीनों एक दूसरे के हैं लिगैंड समावयवी। ये तीनों बेटा क्या एक दूसरे के लिगैंड समावयवी, लिगैंड आइसोमर्स है। कैसे? मतलब लिगैंड समानता प्रदर्शित कर रहा होगा। देखो बेटा ये तो सब सेम है, क्रोमियम H2, क्रोमियम H2, क्रोमियम H2। H2O कितना है? 5 5 5। यहाँ पे भी क्या है? लिगैंड कौन है? लिगैंड तो बेटा ये है C6H4Cl, C6H4Cl, C6H4 5 C6H4Cl। अब ये जो कोष्टक भी लिखा है 2 3 4, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है
कि ये जो क्लोरीन है उसकी स्थिति कहाँ है, 2 नंबर पर है, क्लोरीन की स्थिति 3 नंबर, क्लोरीन की स्थिति 4 नंबर। अब इसको समझना, और तो बेटा पैरा नहीं बोल करके मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। इसके रेस्टोरेंट ये फिनॉल है, फिनॉल के अंदर OH जहाँ पर जुड़ा हुआ है मुख्य क्रियात्मक समूह OH होगा, तो ये नंबर 1 तो क्लोरीन कितने नंबर ले जाएगा, 2 नंबर। अरे बेटा आईयूपीएसी नामकरण में नंबर करते हो ना, तो 1 और ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 और यहाँ पे क्लोरीन कितने नंबर, 4 नंबर। कहने का मतलब यहाँ पर जो पेरा वाला था उस पेरा की जगह आप क्या बोल सकते हो, 4 नंबर पर जुड़ा हुआ। इसका नाम क्या बोला आपने, ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ऑर्थो नहीं बोला मैंने, ऑर्थो की जगह लिख दिया 2 क्लोरोफिनोल, तो बात तो एक ही है बेटा, 2 क्लोरोफिनोल, मैंने नंबरिंग देकर के बोल दिया। और 2 क्लोरोफिनोल का मतलब क्या होगा कि 2 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो पर, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ऑर्थो क्लोरोफिनोल, इसको बोल सकते हो मेटा क्लोरोफिनोल, इसको बोल सकते हो पैरा क्लोरोफिनोल। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये कोई बेंजीन रिंग है। देखो बेंजीन रिंग कैसे हुई है समझना, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझना बेटा। अगर मैं इसका अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र लिखते हैं सबसे पहले। बेंजीन को शॉर्ट में कैसे लिखोगे, बेंजीन का मतलब होता है C6H6, बेटा इतना समझ में आता है। C6H6 का मतलब ये है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे सब जगह कितनी हाइड्रोजन होती है, सब जगह कितनी हाइड्रोजन होती है, एक तो ये हो गया बेटा। अब मैं कह रहा हूँ OH ले आता हूँ यहाँ पे, इस बेंजीन के ऊपर क्या लिया था बेटा, अब OH ले आया। ध्यान से समझना। तो इस OH ग्रुप को तो हटा दो, इसका अणुसूत्र क्या हो गया कि मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से और यहाँ पे क्या ले आया, OH लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी C6 तो है, एक हाइड्रोजन चली गई, तो ये क्या हो गया H5। अरे हो गया नहीं हो गया बेटा, और तो मतलब इसका सूत्र हो गया C6H5 और उससे आगे कौन जुड़ा हुआ है आपको, OH। तो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, बात समझ में आ रही है। अब मैं आगे क्या करता हूँ, इसी के अंदर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरे को Cl भी जोड़ना है। इसी कंपाउंड में देखना, इसी कंपाउंड में अब 2 चीजें जोड़नी होती है। अगर मेरे को क्या क्या जोड़ना होता है, ये OH भी जोड़ दिया और यहाँ पे क्या जोड़ दिया बेटा, Cl भी जोड़ दिया। तो मतलब यहाँ से तो हाइड्रोजन गई, यहाँ पे हाइड्रोजन गई तभी तो OH आया बेटा, और यहाँ से भी हाइड्रोजन चली गई और हाइड्रोजन यहाँ से जाकर के उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, OH और Cl। तो अगर इसके शॉर्ट में सूत्र की बात करूं तो क्या हो गया, ये C6 कार्बन तो चाहिए, अभी हाइड्रोजन कितनी थी, 6 हाइड्रोजन में से कितनी हाइड्रोजन निकाल दी मैंने, कितनी हाइड्रोजन निकाल दी, 2 हाइड्रोजन निकाल दी मैंने। समझ में आ रहा है। तो फिर पीछे क्या क्या बचा हुआ है, एक तो OH है इसी से जुड़ा हुआ और एक कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। और मैंने कह दिया Cl, अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं ये Cl जो है वो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर, तो ये वाली स्थिति हो गई। मैंने Cl अगर 3 नंबर पे लिख दिया तो ये वाली स्थिति हो गई। मैंने Cl अगर 4 नंबर पे यहाँ पे 4 दर्शा दिया तो ये वाली स्थिति हो गई। अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब यहाँ पे OH नहीं है सर, कि ये सर यहाँ पे OH नहीं तो नहीं होगा ना। आप ये समझो इस क्रोमियम, ये क्या है बेटा, सब लिगेंड है, ये सब क्या है लिगेंड, और ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा हुआ है, ये 5 लिगेंड जुड़ा हुआ है, और ये पूरा एक लिगेंड है बेटा, ये पूरा एक क्या है लिगेंड है। तो ये पूरा का पूरा इसके साथ एक बंध बना रहा है, नहीं बना रहा उपसर्जन बंध, ये पूरा एक उपसर्जन बंध बना रहा है, ये एक बंधुक लिगेंड। तो अब इसकी संरचना देखना बेटा, संरचना में ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ये बेंजीन था, ये बेंजीन C6H4, मतलब 4 हाइड्रोजन तो ऐसे की ऐसे रहने देनी, 2 हाइड्रोजन हटानी। तो एक तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ थी इसको हटा, और एक तरफ हाइड्रोजन, ये समझो ये 6 हाइड्रोजन है, पहले ये समझ लो 6 हाइड्रोजन। मैं इसकी संरचना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हो गई बेंजीन, समझ में आता है। अब ये C6, अब इसमें एक तो क्लोरीन जोड़ना है, कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। तो किसी को भी मान लो जैसे, अच्छा ये इसके साथ भी तो जुड़ा हुआ है ना बेटा, क्रोमियम के साथ। बेटा ये अपने, ये लिगेंड है, अगर पूरा का पूरा ये लिगेंड है तो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो कैसे दान करेगा, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर मैं यहाँ से H+ आयन, यहाँ से अगर H+, ये बंद है, बंद को थोड़ा, एक बना प्लस और दूसरा क्या बन गया माइनस, तो ये प्लस के रूप में बाहर निकल गया, ये बंद हो गया फ्री। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, माइनस चार्ज आ गया, और ये माइनस अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दे तो जुड़ गया इसके साथ। बेटा एक हाइड्रोजन हट गई तो क्या बच गया, ये C6 के बाद अब H5 हो चुका है अभी तक, और इसने जाकर के इस उपसर्जक यौगिक के साथ क्या बना लिया, उपसर्जक बंध बना लिया। तो ये बंद फ्री है, मतलब ये बंद बना हुआ है इसके साथ, अपन ने मान लिया एक हाइड्रोजन हट गई। अब एक चीज और जुड़ी हुई है, कौन जुड़ी हुई है, क्लोरीन जुड़ी है, तो एक हाइड्रोजन को हटाओ, कौन से नंबर पर, अब ये यहां से जुड़ा हो तो इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4। आप चाहो तो इधर से भी आ सकते हो, 1 2 3 4 इधर से भी। तो इस 4 नंबर पे क्या आ जाएगी, क्लोरीन।
तो एक हाइड्रोजन और हट गई बेटा, एक हाइड्रोजन अगर और हट गई तो यहाँ पे 5 की जगह कितना कर दूं अब मैं 4, और उसकी जगह क्या जोड़ दिया Cl। समझ में आ गया। अब ये मैंने लिख दिया C6H4, तो C6H4 तो हो गया, लेकिन Cl 4 पे जुड़ी हुई मेरे को कैसे पता चलेगा, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कोष्टक 4, इसका मतलब 4 नंबर पे जुड़ी हुई। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो CCH4 तो ये दिख ही रहा है आपको, और Cl कितने नंबर पे लगानी, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर कहाँ दिख रहा है, या तो यहाँ, या फिर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर Cl, और अगर यहाँ लगानी तो इस वाली हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ Cl वहां पे हाइड्रोजन दे दो, तो 2 नंबर वाली करनी तो यहाँ पे 2 यहाँ। अब बताओ ये क्या था, ऑर्थो, तो सॉरी पैरा, ये क्या था बेटा, ये अगर यहाँ पे जुड़ता फ्लोरीन तो ये तो कौन सी स्थिति हो गई, पैरा, और अगर यहाँ पे जुड़ती तो ये कौन सी स्थिति हो गई, मेटा, और अगर यहाँ पे जुड़ता तो कौन सी स्थिति हो गई, ऑर्थो। 2 3 या 4 अलग अलग स्थितियां, अलग अलग स्थिति है, कनेक्टिविटी अलग है, कनेक्टिविटी अलग है, तो इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, समावयवी कौन है, ये और ये कंपाउंड नहीं है। समावयवी वास्तव में कौन है, ये और ये है क्या, ये लिगेंड है। तो इस लिगेंड में समावयवता, इस और लिगेंड किसका पार्ट है, इस पूरे यौगिक का पार्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, समावयवी, किसके कारण, इस लिगेंड की समावयवता के कारण। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके लिगेंड समावयवी कहलाएंगे। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, लिगेंड समावयवी। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे समावयवता कौन प्रदर्शित कर रहा है, सेल्फ लिगेंड प्रदर्शित कर रहा है, खुद लिगेंड प्रदर्शित कर रहा है। तो जब लिगेंड खुद समावयवता प्रदर्शित करे तो ऐसी समावयवता को क्या कहा जाता है, लिगेंड समावयवता। तो देखो ये अपना कंप्लीट हो चुका है समावयवता। कौन सी समावयवता बेटा, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, ऐसे समावयवी जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र समान नहीं हो। संरचनात्मक सूत्र का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी से मतलब होता है, आप कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हो, ठीक है। और संरचनात्मक समावयवता कुल कितने प्रकार की पढ़ रहे हैं, उपसंहर्ष यौगिकों में 5 प्रकार की पढ़ रहे हैं, और यही 5 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता और भी अलग प्रकार की होती है, लेकिन वो किसके अंदर होती है, कार्बनिक यौगिकों में। हमें कार्बनिक यौगिकों की नहीं पढ़नी है, हमें किसकी पढ़नी है, उपसंहर्ष यौगिकों के अंदर पाई जाने वाली संरचनात्मक समावयवता। और उपसंहर्ष यौगिकों में जो संरचनात्मक समावयवता है वो 5 प्रकार की पड़ी। पहली आयनीकरण समावयवता, कैसे कहता है आयनीकरण समावयवता, जिसमें उपसंहर्ष सत्ता और काउंटर आयन के अंदर आयनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। दूसरी प्रकार की कौन सी पड़ी बेटा, दूसरी प्रकार की पड़ी थी अब बंधन समावयवता। बंधन समावयवता कौन प्रदर्शित करता है, उभय दंतुक लिगेंडों द्वारा प्रदर्शित की जाती है शॉर्ट में। तीसरी प्रकार की उपसंयोजक समावयवता, उपसंयोजक समावयवता कौन प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर धनायन ऋणायन दोनों ही कौन हो बेटा, उपसंयोजक सत्ता, और उसके अंदर आयनों का क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, विनिमय होना चाहिए। तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं, उपसंयोजक समावयवता। और पांचवी जो अपन ने बात करी है, चौथी जो बात करी है वो कौन सी थी, जलयोजन समावयवता या विलायकन समावयता या हाइड्रेट समावयता। नाम से पता चल रहा है विलायकन, जलयोजन मतलब जल के अणुओं की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। कहां पर हो, उपसंयोजक सत्ता और काउंटर आयन के अंदर। जब जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उत्पन्न समावयता क्या कहलाती है, जलयोजन समावयता। और लिगेंड समावयता कि किसी उपसंयोजक यौगिक में लिगेंड खुद समावयता प्रदर्शित करे, स्वयं समावयता प्रदर्शित करे। इफ द लिगेंड itself produce isomerism in the compound is called as ligand isomerism। तो ये मैंने सारा समझा दिया है। इसके बाद में इसके आपके नोट्स अगर बना करके दे देता हूँ, इसमें लिख दूंगा, तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी समावयता पढ़ेंगे अपन, कौन सी समावयता है वो है त्रिविम समावयता। तो त्रिविम समावयता थोड़ा सा टिपिकल है, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, पर ये मेरे हिसाब से बहुत ही सरल था। तो उसमें थोड़ा सा डिटेल से चर्चा भी करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बनाएंगे, उसके बाद काफ़ी लेंदी होने वाला है अपनी प्रकाशित समावयता। तो पहले इसमें नोट नहीं करना आपको, मैं इसको रफ करके प्रॉपर वे के अंदर अब आपको कैसे लिखना है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है।